Welcome students. I am here to deliver lecture number 2 on this topic water demand and population forecasting. पिछले लेक्चर में जहां तक मेरे को याद है मैंने आपको वाटर डिमांड के टाइप्स के बारे में बताया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, व्हाट इज द बेसिक नीड एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट. सो अभी मैं इसी लेक्चर को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं. वी हैव डिस्कस्ड टिल फायर डिमांड. Now we are here to discuss a topic, very important topic. This is known as coincident draft. अब ये एक्चुअली होता क्या है मैं इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूं. As you can see, ये पहली बात, ये कोइंसिडेंट ड्राफ्ट इसका नाम क्यों है. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, किसी भी सिटी या किसी भी एरिया के लिए अगर आपको वाटर स्कीम को डिजाइन करना है, यू हैव टू डिजाइन अ वाटर स्कीम फॉर एनी सिटी और एनी एरिया. और अगर आपके पास फायर डिमांड और मैक्सिमम आवरली डिमांड एंड मैक्सिमम डेली डिमांड इज अवेलेबल, so we can work out the value of this coincident draft. Now as you can see, what is this coincident draft? मैं आपको ब्रीफ में बता दूं. This coincident draft is taken as the maximum value of two things. First, you need to calculate the fire demand. अब आपने पिछले क्लास में फायर डिमांड के बारे में देखा था. फायर डिमांड कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं. मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं. एक फॉर्मूला था कचलिंग्स फॉर्मूला, एक फॉर्मूला था नेशनल बोर्ड ऑफ फायर फॉर्मूला, एक फॉर्मूला था बॉस्टन फॉर्मूला. ये तीन मेन फॉर्मूले थे जिसके थ्रू आप वायर डिमांड कैलकुलेट कर पा रहे थे. नाउ अभी मैं बात कर रहा था कोइंसिडेंट ड्राफ्ट की. जैसा कि मैंने आपको बताया कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्यों करते हैं. सबसे पहले किसी जनरल कम्युनिटी पर्पस या किसी भी जनरल सिटी के लिए अगर आप स्कीम डिजाइन करते हो और आपके पास फायर डिमांड की वैल्यू अवेलेबल है, मैक्सिमम आवरली डिमांड अवेलेबल है और मैक्सिमम डेली डिमांड अवेलेबल है. अब मैं अगर यहाँ पे डिमांड की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड की बात कर रहा हूं, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम डेली डिमांड होता है, अगर आप किसी सिंगल पर्सन के लिए बात कर रहे थे तो इसकी यूनिट थी लीटर पर कैपिटा पर डे. अगर आप किसी एक सिंगल पर्सन के लिए बात कर रहे थे, बट यहां पे आप वर्ड देखिए, मैं बोल रहा हूं किसी भी सिटी के लिए अगर आप डिजाइन कर रहे हो. और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सिटी का अगर आप वाटर स्कीम डिजाइन करते हो तो डिमांड आपको मिलियन लीटर डे में लेना है. यू हैव टू टेक द डिमांड इन एमएलडी. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जो यहां पे इन्वॉल्व है. अब मैं बात कर रहा था दो नई चीजें यहां पे, मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड. ये भी डिस्कस किया हुआ है. एक वर्ड था जिसको बोल रहे थे आप पर कैपिटा डिमांड, जिसको मैंने डिनोट किया था क्यू से. एक वर्ड था जिसको आप बोलते थे पर कैपिटा डिमांड, जिसको डिनोट किया था मैंने क्यू से. तो मैक्सिमम डेली डिमांड जो था इट वाज 180%, मतलब इट वाज एक्चुअली 1.8 टाइम्स ऑफ दिस क्यू वैल्यू. दिस इज 1.8 टाइम्स ऑफ दिस क्यू वैल्यू. नाउ फॉर मैक्सिमम आवरली डिमांड वाज 150% ऑफ द मैक्सिमम डेली डिमांड, मतलब 150% मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ 1.8 इंटू क्यू. तो दिस वैल्यू वॉज कमिंग आउट टू बी 2.7 क्यू. जो पॉइंट यहां हमको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि अगर मैं किसी एक सिंगल पर्सन की बात करूं तो मेरे को यूनिट लेना है एलपीसीडी के लिए. बट अगर हम सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में हैं तो हम किसी एक सिंगल पर्सन के लिए डिजाइन नहीं करेंगे. हम किसी पर्टिकुलर सिटी या टाउन के लिए डिजाइन करेंगे और वहां पे एक पर्सन नहीं होगा, वहां पे आपको टोटल पॉपुलेशन पी से डील करना पड़ेगा. तो जब भी आप टोटल सिटी के लिए डिजाइन करोगे स्कीम, तो वैल्यू आपको एमएलडी में पुट करना है. अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या था. मैंने आपको बताया कोइंसिडेंट ड्राफ्ट इज टेकन एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फायर डिमांड प्लस मैक्सिमम डेली डिमांड, पहला. दूसरा, मैक्सिमम आवरली डिमांड. मतलब क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट थ्री थिंग्स. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द फायर डिमांड, second we have to calculate the maximum daily demand, third we have to calculate the maximum hourly demand. फायर डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड को सम करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी सपोज ए. मैक्सिमम वाली डिमांड को कैलकुलेट करेंगे तो सपोज कोई वैल्यू मिलेगी बी. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मतलब ए और बी में से जो भी वैल्यू ग्रेटर होगा
that will give you coincident draft. But be very careful. You should report your answer in MLD. Why, sir? Because we are designing for a city. Now, if you see, there is a question given. अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन से डिस्कस करूं तो इट विल बी मोर क्लियर. अब जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं, क्या दिया हुआ है सवाल में? लुक, सी एट द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. सी द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जरा एक बार देखेंगे. A water supply scheme has to be designed for a city word लिखा हुआ है. City word लिखा हुआ है तो पहला थिंग जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, we have to consider the demand in MLD only. Now, is having a population of 1 lakh. It is giving you, this is the population, we denote it by capital P. Estimate the important kinds of draft. Important kinds of draft, basically he is talking about coincident draft only, which may be required to record for an average water consumption. See the word, it is average वाटर कंजम्पशन ऑफ 250 LPCD. यूनिट देखिए आप, 250 LPCD एवरेज वाटर कंजम्पशन, मतलब सिंगल आदमी के लिए. तो ये दिस इज पर कैपिटा डिमांड, मतलब एक सिंगल आदमी का जो वाटर कंजम्पशन है. अच्छा, ऑल्सो अज्यूम एनी सुटेबल डेटा. अब इसमें फायर डिमांड कैलकुलेट करने का इसने मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है. तो फायर डिमांड आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो. तो यहां पे इस क्वेश्चन में मैं फायर डिमांड कैलकुलेट कर सकता हूं नेशनल बोर्ड ऑफ फायर फॉर्मूले से, बिकॉज इट गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू. तो नेशनल बोर्ड ऑफ फायर फॉर्मूले से अगर मैं फायर डिमांड कैलकुलेट करूं तो जो फॉर्मूला था दैट वाज Q इज इक्वल टू 4637 अंडर रूट ऑफ पॉपुलेशन इंटू 1 माइनस 0.01 ऑफ अंडर रूट पॉपुलेशन. अब इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या थी, यहां पे पॉपुलेशन दिया हुआ था 1 लाख में, बट फॉर्मूले में जब हम पुट करते थे तो पॉपुलेशन को हम थाउजेंड्स में पुट करते थे. तो अगर पॉपुलेशन 1 लाख है, इट कैन बी रिटन एज 100,000. तो इस वाले फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करूंगा 4637 अंडर रूट ऑफ 100 इंटू 1 माइनस 0.01 अंडर रूट ऑफ 100. अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहां से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 41733 लीटर पर मिनट. बट क्या मैं ये आंसर रिपोर्ट करूंगा? नहीं, मैं ये आंसर रिपोर्ट नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि मेरे को डिजाइन करना है एक पर्टिकुलर सिटी के लिए. मैंने आपको यूनिट बोला है MLD में लेने के लिए. नाउ इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट दिस इन MLD. हाउ सर? नाउ 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 ऑफ मिलियन लीटर. आप इसको स्मॉल ml मत समझ लेना, स्मॉल ml लिख दोगे तो मिली लीटर हो जाएगा. नाउ मिनट को डे में कन्वर्ट करना है. यू कैन कैलकुलेट वेरी इजी. 1 डे हैज 24 hours. In 24, each hour has 60 minutes. तो 24 into 60 minutes. तो एक मिनट में कितना होगा? 1 minute will be equal to 1/24 into 60 days. ये कन्वर्जन है. दिस इज वेरी इजी. तो आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर दीजिए. इट विल बी 41733. लीटर को मेरे को मिली लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आई विल राइट 10⁻⁻6 मिली लीटर अपॉन, मिनट को मेरे को डेज में कन्वर्ट करना है, तो आई विल राइट 1/1 मिनट वाज इक्वल्स टू 1/24 into 60. दिस वैल्यू इज 1440. 1/1440. अब यहां पे मेरा यूनिट बन गया MLD, नीचे डे है. जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 61 MLD. दिस इज अप्रोक्सीमेट. इट विल कम आउट टू बी 60.8 60.9 लाइक दिस. तो ये आपको फायर डिमांड कैलकुलेट हो चुका है. नाउ 2 चीजें और कैलकुलेट करनी थी मेरे को. क्या? मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड. ये भी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप. कैसे? सबसे पहली चीज, जो आपको एवरेज वाटर कंजम्पशन दिया हुआ है, क्यू एवरेज जो आपको वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है 250 LPCD. राइट डाउन दैट वैल्यू 250 LPCD. अब ये एक बंदे के लिए है, बिकॉज यहाँ पे एक सिंगल पर कैपिटा लिखा हुआ है. डिजाइन मेरे को करना है पूरे पॉपुलेशन 1000 के लिए. तो अगर मैं पूरे पॉपुलेशन के लिए इसको डिजाइन करूंगा, नाउ सी यू कैन सॉल्व इट बाय यूनिट. इट कैन बी रिटन एज 250 लीटर पर कैपिटा पर डे. पॉपुलेशन इज 1 लाख. अगर आप इस एवरेज वाटर कंजम्पशन को इस पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यू इन लीटर पर डे. तो ये वैल्यू कितनी आएगी? इफ यू मल्टीप्लाई दिस, तो टोटल कंजम्पशन जो डिमांड आएगा मेरा MLD में, उसका फॉर्मूला हो गया एवरेज वाटर कंजम्पशन इनटू टोटल पॉपुलेशन.
तो एवरेज वाटर कंजम्पशन कितना है 250 इंटू 1 इंटू 10⁵ अभी तो ये वैल्यू लीटर पर डे में है, मेरे को इसको एमएलडी में कन्वर्ट करना है, तो आई कैन राइट दिस एज 25 इंटू 10⁻6 लीटर पर डे। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने कन्वर्जन बताया था 1 लीटर इज 10⁻⁻6 मिलियन लीटर, और आई कैन राइट इट एज 1 मिलियन लीटर इज 10⁻6 लीटर। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं, दिस इज 25 mld, दिस इज योर एवरेज डिमांड जो कि एवरेज वाटर कंजम्पशन से निकला है। नाउ दो चीजें और कैलकुलेट करनी है मेरे को, दो चीजें हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड और मैक्सिमम आवरली डिमांड। वो कैसे करेंगे? अब आपको एवरेज डिमांड नोन हो गया, कितना 25 mld। ये एवरेज डिमांड किसके लिए है? ये सिटी के लिए। मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होता है? इट इज 1.8 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, तो मल्टीप्लाई इट विद 1.8 इंटू 25। जब आप 1.8 को 25 से मल्टीप्लाई करते हो वैल्यू मिलती है 45 mld। यू विल गेट दिस एज 45 mld। नाउ इफ यू आर डन विथ मैक्सिमम डेली डिमांड यू कैन कैलकुलेट मैक्सिमम आवरली डिमांड। सो वैल्यू विल बी इस पूरे वैल्यू का 1.5, तो 1.5 इंटू 1.8 इंटू 25, तो 45 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू मिलती है 67.5 ml। नाउ कोइंसिडेंट ड्राफ्ट किसका किसका मैक्सिमम था? पहला वैल्यू देखूंगा मैं, फायर डिमांड प्लस मैक्सिमम डेली डिमांड। फायर डिमांड हमारा निकला था अप्रोक्सीमेटली 61 mld और मैक्सिमम डेली डिमांड आया है 45, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 106 mld। नाउ इफ यू आर टेकिंग maximum hourly demand, this value is 67.5 mld। you have to take the maximum value of these, तो 106 और 67.5 में greater value is 106 mld। so final answer for this question is coincident draft will be equal to 106 mld। this will be the final answer। moving to next topic, जो आगे चलते हैं, ये कुछ जनरल वैल्यूज दिए हुए हैं, डिजाइन पीरियड वैल्यूज, कि डिजाइन आप जो करते हो किसी भी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए, डिजाइन जो आप करते हो किसी भी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए, वो किस बेसिस पे काम करता है। तो अगर आप वाटर ट्रीटमेंट यूनिट देख रहे हो तो हमेशा वो मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए कैलकुलेट होगा और उसका डिजाइन पीरियड होता है 15 ईयर्स। सिमिलरली अगर आप मेन सप्लाई पाइप देख रहे हो जिसका दूसरा नाम वाटर मेन भी है, इट विल बी ऑल्सो वर्किंग ऑन मैक्सिमम डेली डिमांड प्रिंसिपल, डिजाइन लाइफ इज 30 ईयर्स। नाउ अगर आप इरिगेशन पर्पज से यूज कर रहे हो वेल या ट्यूबवेल, इट विल ऑल्सो वर्क ऑन मैक्सिमम डेली डिमांड कॉन्सेप्ट, डिजाइन पीरियड इज 30 to 50 ईयर्स। फोर्थ, अगर आप रिजर्वायर के लिए डिजाइन कर रहे हो, रिजर्वायर लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन करते हो, जब भी लॉन्ग टर्म की बात करेगा तो वो एनुअल डिमांड पे काम करेगा। यहाँ लिखा हुआ भी है एवरेज एनुअल डिमांड, इसका डिजाइन पीरियड आपको ज्यादा मिलेगा 50 ईयर्स। और लास्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब पाइप हो गया जिसके थ्रू पानी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करोगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट या मैक्सिमम आवरली डिमांड, उसका डिजाइन पीरियड है 30 ईयर्स। तो ये जनरली आप कहीं आप सेलेक्ट हो जाते हो तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मेन थिंग जो कि आता है काम में वो है पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जब फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड आप देख रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड आप देख रहे थे, तो सबसे पहला पॉइंट आपको मिला था साइज ऑफ सिटी। साइज ऑफ सिटी का मीनिंग ही है कि पॉपुलेशन कितना है वहां पे। इंडिया में पॉपुलेशन का डेटा सेंसस देती है, सेंसस एवरी 10 ईयर पॉपुलेशन का डेटा वो देती है। अब यहां पे मेरे को पॉपुलेशन एग्जैक्ट नहीं निकालना है, वी हैव टू फॉरकास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉरकास्ट? वी हैव टू प्रेडिक्ट द पॉपुलेशन, वी हैव टू प्रेडिक्ट द पॉपुलेशन। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड हैं पॉपुलेशन फॉरकास्ट करने के। पहला मेथड का नाम है
अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, दूसरा है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, और तीसरा है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। फर्स्ट इज अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, second is geometrical increase method, and third is incremental increase method. So we will see each method one by one. पहला मेथड आपको नाम दिख रहा होगा, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड लिखा है। व्हाट इज मेन कॉन्सेप्ट हियर? सबसे पहली चीज इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे कि इसको लगाना कहां है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि कौन से सिटी, किस तरह की सिटी में ये लगेगा। सबसे पहली चीज, जो सिटीज लार्ज और वेल स्टैब्लिश्ड हैं, जो भी सिटीज लार्ज और वेल स्टैब्लिश्ड हैं, वेल स्टैब्लिश्ड बोलने का मतलब ये हुआ कि उनका फ्यूचर पॉपुलेशन पहले से प्रेडिक्ट है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। वेरिएशन आएगा भी तो कांस्टेंट रेट से आएगा। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। नाउ अभी इसका फंडा क्या है? इसका फंडा बहुत सिंपल है, सिंपल सा फंडा। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड फंडा इज सेम कि अगर आप पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हो तो उस जिस रेट से बढ़ेगा, रेट ऑफ इंक्रीज मतलब क्या हुआ, डीपी अपॉन डीटी जो होगा वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। अगर आप इस वैल्यू को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, डीपी इज इक्वल्स टू डीटी। अगर मैं इधर कर दूं, इफ यू आर इंटीग्रेटिंग दिस फ्रॉम पॉपुलेशन इनिशियल टू पॉपुलेशन फाइनल अप टू टाइम T1 to T2, this value will be Pf minus Pi equals to some constant K into T2 minus T1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सेंसस ने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला दिया हुआ है? फॉर्मूला इज दिस, Pn is equals to P naught plus n into x bar। Now please see the notations क्या है। What is this P naught? This P naught बोलते हैं हम इसको है प्रेजेंट पॉपुलेशन, बट ये एक्चुअली जो आपको सेंसस डेटा अवेलेबल होगा, सेंसस डेटा का लास्ट नोन वैल्यू है। दिस इज द लास्ट नोन वैल्यू ऑफ सेंसस डेटा। नाउ व्हाट इज दिस Pn? Pn इज द population of the year which is required, population of the year which is required, now what is this n? यही पे गलती होती है। what is this n? n is the number of decades, decade मतलब 10 साल का गैप, number of decades between कहां से कहां तक, P0 से Pn जाने में जो decade का डिफरेंस है, that is n। what is this x bar? x bar is the average arithmetic increase in population, average arithmetic increase in population। इसी को आप बोलते हो कांस्टेंट इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन, कांस्टेंट इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन। इस मेथड से, यूजिंग अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, इस यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट। सो अगर आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। इफ यू सी द क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सी द क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ 5 डिकेड्स फ्रॉम 1930 to 1970 इज गिवन बिलो। ये आपको टेबल देख रहे हैं, ये टेबल क्या है? दिस इज द सेंसस डेटा, दिस इज द सेंसस डेटा, दिस इज द सेंसस डेटा, दिस वैल्यू, दिस जो आपको टेबल में दिख रहा है, दिस इज द सेंसस डेटा। अब इस टेबल से आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए। क्या मैंने आपको बोला था? प्रेजेंट पॉपुलेशन, दो चीजें, P0 की वैल्यू मैंने बोला था लास्ट नोन वैल्यू जो नोन होगा। लास्ट डेटा मेरे को 1970 का पता है, कितना है? 47,000। आई विल राइट इट एज 47,000। नाउ पूछ के रहा है, फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेड, 2 डिकेड एंड 3 डिकेड बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब 1970 के बाद। तो 1 डिकेड बाद मतलब किस साल का पूछा? 1980 का पूछा। 2 डिकेड बाद मतलब किस साल का पूछा? 1990 का पूछा। और 3 डिकेड बाद मतलब किस साल का पूछा? 2000 का पूछा। ये 3 साल का आपको पॉपुलेशन पूछा है उसने। इट इज वेरी सिंपल। अगर मैं 1980 का देखूं तो मैंने बोला कि एन क्या है, व्हाट इज दिस Pn? Pn मतलब जिस साल का मेरे को निकालना है,
किस साल का निकालना है? 1980। आई राइट इट एज पॉपुलेशन फॉर ईयर 1980। ये मेरे को वैल्यू नोन नहीं है। नंबर ऑफ डिकेट्स बिटवीन पी नॉट एंड पी एन, 1970 से यू हैव टू मूव फ्रॉम 1970 टू 1980। 1970 से 1980 जाना है, मतलब कितना साल का गया? 10 साल का गया। मतलब नंबर ऑफ डिकेट्स इज 1। नंबर ऑफ डिकेट्स इज 1। सो एन की वैल्यू मेरे पास आई 1। अब एक थिंग है, वी हैव टू कैलकुलेट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जिसको मैं एक्स बार से डिनोट कर रहा था। इट वॉज एवरेज इंक्रीज। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल। हाउ टू डू इट? जस्ट सी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यहां पे एक टेबल मैं बनाऊंगा एक्स्ट्रा, यहां पे मैं एक टेबल बनाऊंगा एक्स्ट्रा, यहां पे लिखूंगा इंक्रीज। इंक्रीज कितना हुआ? 25 टू 28, पहला वैल्यू है 25 टू 28, कितना इंक्रीज हुआ? 3000। 28 टू 34 कितना इंक्रीज हुआ? 6000। 34 टू 42 कितना इंक्रीज हुआ? 8000। 42 टू 47 कितना इंक्रीज हुआ? 5000। हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज? वेरी सिंपल, एक्स बार इज एवरेज इंक्रीज। एवरेज निकालना बहुत इजी है, जितने सम है अपॉन जितने वैल्यूज हैं, तो सम निकाल लीजिए आप। 3000 प्लस 6000 प्लस 8000 प्लस 5000, कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4, यू कैन गेट द एक्स बार। एक्स बार की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे 369, 9 प्लस 18 इज 17 प्लस 5 इज 22 बाई 4 इज 5.5, मतलब 5500 वैल्यू आ गई। अब तो इजी हो गया क्वेश्चन। पहले मेरे को निकालना था पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेड, मतलब पॉपुलेशन फॉर ईयर 1980। फॉर्मूला वाज पी नॉट प्लस एन एक्स बार। पी नॉट मतलब लास्ट नोन, किस साल का था? 1970। तो पॉपुलेशन फॉर 1970 प्लस एन की वैल्यू 1970 से 80, एक डिकेड, तो 1 इंटू 5500। 1970 की वैल्यू नोन है मेरे पास, कितनी? 47,000 प्लस 5500, you will get the value that 52,500। 52,500 ये आपको 1980 का पॉपुलेशन मिल गया। सिमिलरली अगर मैं 1990 का निकालूं, जो कि उसने बोला है आफ्टर 2 डिकेड, फॉर्मूला सेम, पी फॉर लास्ट नोन वैल्यू कितना है? 1970। तो 1970 प्लस 1970 और 1990 के बीच में 20 साल। 20 साल मतलब नंबर ऑफ डिकेड्स इज 2 इंटू 5500। 1970 again value is known, 47,000 plus 2 into 5500 is 11,000. This value will be coming as 58,000. Now after 3 decades, 1990 का भी हो गया, after 3 decades मतलब 2000 का पूछ रहा है, 2000 population for year 2000. This will be again last known value is 1970, the population for year 1970 plus 3 into 5500. How 3? 1970 और 2000 के बीच में 30 साल। 30 साल मतलब नंबर ऑफ डिकेड्स इज 30 by 10 which is equals to 3. Just put the value. This is 47,000 plus 3 into 5500 is 16.5k. ऐड कर दीजिए तो 63,500 वैल्यू आएगी। इस तरीके से आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। आप आंसर चेक कर लो, 63,500, 58,000, 52,500। आई होप ये आपको कैलकुलेशन क्लियर हुआ है। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट मेथड जो है, नेक्स्ट मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। अब इस मेथड में क्या है वो देख लेते हैं।